ओके एवरीवन, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन और आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वी पीपल हैव जस्ट डिस्कस ओनली वन एप्लीकेशन और वो आपके पास थी आइसोबैरिक प्रोसेस। आज हम करना चाहते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आपके पास है नेक्स्ट एप्लीकेशन और उसका नाम आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका नाम आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रोसेस में क्या होता है तो हम ये कहते हैं द प्रोसेस इन विच ईशा आप इतना क्यों बोल रही है बेटा? द प्रोसेस इन विच volume of the gas becomes constant. The process in which volume of the gas becomes constant. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए वो हमारे पास कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब पिस्टन इज फिक्स्ड। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है पिस्टन इज फिक्स्ड और अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो इसका मतलब ना गैस कंप्रेस हो सकती ना गैस एक्सपेंड, तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये बात हमने शुरू में ही देख ली कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना में इंडिकेट कर रहा है नाइदर द गैस कैन बी कंप्रेस्ड नॉर द गैस कैन बी एक्सपेंड। तो इसका मतलब आपके पास उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और अगर उसका वर्क डन 0 होगा तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर आएगा। इसके लिए मैंने कंसीडर किया आपके पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मेरे ख्याल से अ नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये बात बताई जा चुकी है कि एक सबसे सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास मौजूद होती है गैस सिलेंडर के अंदर और इसके साथ साथ आपके पास उस पे मौजूद होता है एक पिस्टन और यहां से हम इसको प्रोवाइड करते हैं डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट एनर्जी।
तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा जाता है, और गैस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हुए आप इसको हीट करेंगे। तो हमें चेक करना होगा कि आपके पास जब जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर इसको हीट किया जाता है तो सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस डेवलप होते हैं। वही सारी बातें करूंगा, तमीज़ें मारना शुरू करें। सबसे पहले आप सिस्टम को क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट। जब आप सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी को अपने अंदर क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। जब मॉलिक्यूल अंदर एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि जब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपने इसको क्या किया हुआ है? लॉक। जब आपने इसको लॉक किया हुआ है तो इसका मतलब अब आपके पास गैस एक्सपेंड नहीं हो सकती। जब गैस एक्सपेंड नहीं होगी तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर भी अब बढ़ता चला जाएगा। जब तक गैस आपके पास लॉक नहीं थी या पिस्टन आपके पास फिक्स नहीं था, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पास अगर अंदर का प्रेशर बढ़ने वाला होता है तो गैस अपने आप को एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंशन के दौरान हर बार अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब हम इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो हीट करने के नतीजे में मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, इंटरनल एनर्जी में जब इजाफा होगा तो अब नंबर ऑफ कोलिजन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके साथ साथ अब अंदर का प्रेशर भी बाहर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगा। तो उस सूरत में आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का इंटरनल प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा। अब गैस ना आपके पास एक्सपेंड हो सकती है और ना आपके पास गैस क्या हो सकती है? कंप्रेस। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हुआ? जीरो। अब जब हम इस पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो हमें पता है वर्क डन क्या है? जीरो। तो जो भी हम इसको हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो ये वो वाहिद प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम को क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। वो सारी की सारी हीट को यूटिलाइज करते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे और वो आपके पास सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर दे उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, वो आपके पास कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कोई इसका एक फायदा बता दे तो इसका सिर्फ एक फायदा है, इसमें टेम्परेचर में बहुत क्विक राइज आता है। इसके अंदर टेम्परेचर में बहुत क्विक राइज आता है। अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर टेम्परेचर में क्विक राइज क्यों आता है तो आप ये बोलेंगे क्योंकि आपकी हीट दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हो रही, एक ही पार्ट में स्प्लिट हो रही है। उसका सारा का सारा जो काम है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन तो हो ही नहीं रहा। और जब यहाँ पे आपके पास वर्क डन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जितनी भी आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट। वो सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हर प्रोसेस की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, पहले वाले प्रोसेस के अंदर आइसोबैरिक में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती थी और साथ साथ आपके पास सिस्टम वर्क डन भी परफॉर्म करता था। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन क्या है? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो इसकी ना गैस एक्सपेंड होगी ना गैस कंप्रेस, तो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होगी? इंटरनल एनर्जी में। और इसके साथ साथ इसमें टेम्परेचर में क्विकली राइज भी आएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? आप लिखिए इसके पॉइंट जो लोग लिखते हैं। कंसिडर अ गैस which is enclosed in a cylinder. Consider a gas which is enclosed in a cylinder which is provided with a fixed piston. Consider a gas which is enclosed in a cylinder which is provided with a fixed piston. Let delta Q is the amount of heat provided
to a system. Let delta Q is the amount of heat provided to a system due to which temperature of the molecule increases, due to which temperature of the molecule increases, which results in the increase in their internal energy, which results in the increase in their internal energy. Girls, बेटा खामोशी के साथ कैसे बनाना? Which results in the increase in their internal energy. Since the piston is fixed, so its internal pressure increases, and hence no work is done by our system. Since the piston is fixed, so its internal pressure increases, and hence no work is done by our system. Therefore, work done is equal to what? 0. यहाँ पे वर्क डन 0 के बराबर होगा. लवाजमात पूरे हो गए. अब अप्लाई करेंगे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने अप्लाई किया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के. डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. इसका मतलब यहां पे वर्क डन क्या है भाई? 0. That means delta Q will be equal to delta U. Yes. All the heat provided at constant volume will be utilized to change its internal energy. जितनी भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगी. क्या इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है? तो अगर इंटरनल एनर्जी में सारी हीट कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर में राइज बहुत ज्यादा आएगा. अगर आपसे कोई पूछे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक वर्टिकल लाइन. आइसोकोरिक प्रोसेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है एक वर्टिकल लाइन. इस वर्टिकल लाइन में आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए वॉल्यूम की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट दे हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर. इसका मतलब वी शुड लेबल इट P1V एंड दिस इज P2V. इनिशियल स्टेट को हम नाम देंगे P1V, जबकि फाइनल स्टेट को हम क्या नाम देंगे? P2V. ये आपके पास थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन जो हमारे पास आई वो आपके पास इसके बराबर आई. अब आपके पास आता है एक तीसरा प्रोसेस, और उस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले
हम पढ़ना चाहते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है हीट रिजर्वॉयर। तीसरा टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं और उसका नाम हमारे पास है हीट रिजर्वॉयर। अगर आपसे कोई पूछे कि हीट रिजर्वॉयर आपके पास क्या है, तो दिस इज नथिंग बट अ डिवाइस which is used to make temperature constant। एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के काम आए उसको बोलते हैं हीट रिजर्वॉयर। एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के काम आए, एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से टेम्परेचर कांस्टेंट किया जा सके, वो हमारे पास कहलाती हीट रिजर्वॉयर। हीट रिजर्वॉयर इसको कहते हैं। हीट रिजर्वॉयर एक ऐसी चीज है जो अपनी ही टेम्परेचर पर हर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एवरी बॉडी। It maintains the temperature of every body at its own temperature। ये हर बॉडी के टेम्परेचर को अपने ही टेम्परेचर पर मेंटेन करती है। हीट रिजर्वॉयर एक ऐसी डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट। एक ऐसी डिवाइस जो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं हीट रिजर्वॉयर। इसके साथ साथ एक ऐसी डिवाइस जो आपके पास हर बॉडी को अपने टेम्परेचर में मेंटेन करे, वो आपके पास कहलाएगी हीट रिजर्वॉयर। हीट रिजर्वॉयर का काम टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। इसका मतलब जो टेम्परेचर सुबह वही दोपहर वही रात और वही शाम। इसका मतलब इसके टेम्परेचर में कोई चेंज, दैट मींस इसका अपना चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है? जीरो। इट्स चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो इट इज नथिंग बट अ बॉडी ऑफ अ वेरी लार्ज मास। और ये सिर्फ लार्ज मास की बॉडी नहीं होती, इसकी स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज्यादा होती है। ऑल्दो यू पीपल डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट येट, लेकिन बस समझ लें स्पेसिफिक हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम देते हैं किसी भी सिस्टम को। क्यों? ताकि हम उसके टेम्परेचर बढ़ा सके 1 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात। तो आप सोचें कि इसका मास बहुत ज्यादा होगा कि हम इसका 1 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तभी हम कहते हैं कि कैसी बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत। अब मेरा जुमला सुनने में क्या बोल रहा हूँ? हीट रिजर्वॉयर एक ऐसा सिस्टम है जो अगर किसी को हीट दे या किसी से हीट एब्जॉर्ब करे। हीट रिजर्वॉयर एक ऐसा सिस्टम जो अगर किसी भी सिस्टम को हीट दे या आपके पास सिस्टम से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, दोनों सूरतों में उसके खुद के अपने टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक हीट रिजर्वॉयर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा है तब भी उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर एक हीट रिजर्वॉयर सराउंडिंग से अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब भी उसके खुद के अपने टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई चीज अपने अंदर से हीट निकालती है उसको बोलते हैं हॉट बॉडी। तो हीट रिजर्वॉयर हॉट बॉडी का उस वक्त कहलाएगा जब वो सिस्टम को आपके पास हीट ट्रांसफर करेगा, और जब कोई चीज अपने अंदर किसी भी हीट को एब्जॉर्ब करती है उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बॉडी। तो याद रखिएगा, जब आपके पास हीट रिजर्वॉयर सराउंडिंग से अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहलाएगा एज अ कोल्ड बॉडी। तो चाहे हीट रिजर्वॉयर सिस्टम को हीट ट्रांसमिट करे या फिर हीट रिजर्वॉयर सराउंडिंग से हीट को अपने अंदर, दोनों सूरतों में उसके खुद के अपने टेम्परेचर पे कोई फर्क। तो इसीलिए हीट रिजर्वॉयर इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक कहलाता है हॉट बॉडी हीट रिजर्वॉयर। हीट रिजर्वॉयर एक कहलाता है, आप लोग बोलने पहले मैं खामोश हो जाता हूँ, पहले आप लोग बोल लें और जब आपकी गुफ्तगू खत्म हो जाए तो डू लेट मी नो। एक कहलाता है हॉट बॉडी हीट रिजर्वॉयर और एक कहलाता है कोल्ड बॉडी हीट रिजर्वॉयर। हीट रिजर्वॉयर हमारे पास होते हैं दो, एक हॉट बॉडी हीट रिजर्वॉयर और एक आपके पास कोल्ड बॉडी हीट रिजर्वॉयर। हॉट बॉडी हीट रिजर्वॉयर का काम है अपने अंदर से हीट को बाहर निकालना, यानी कि इट ट्रांसमिट्स हीट टू द सिस्टम। इट ट्रांसमिट्स हीट टू द सिस्टम।
ये आपके पास सिस्टम को हीट क्या करता है, ट्रांसमिट, जबकि कोल्ड बॉडी हीट रिजर्वायर का काम क्या है, हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना, इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सिस्टम। ये आपके पास सिस्टम से दी जाने वाली हीट को अपने अंदर क्या करता है, एब्सॉर्ब, चाहे ये हीट ट्रांसफर करे या चाहे ये हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करे। कोई 50-60 बार ही मैंने बात बोल दी होगी, खुद इसके अपने टेम्परेचर पे कोई फर्क, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसकी टेम्परेचर के अंदर चेंज लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत 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 मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह रहा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल ली जाती है प्रैक्टिकल लाइफ से। समंदर की एग्जाम्पल लें। हमारे पास समंदर मौजूद है, समंदर में जलती हुई बॉडी डालें, क्या होगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, एम आई राइट। इसका मतलब समंदर ने आपके पास जलती हुई बॉडीज हीट को अपने अंदर क्या किया, एब्सॉर्ब। उसके बावजूद समंदर के अपने टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब जो सी है आपका, दैट एक्ट एज व्हाट, हीट रिजर्वायर। आपने 4 घंटे तक कोई भी गाड़ी चलाई, चाहे वो बाइक हो या चाहे वो आपकी अपनी कार हो, जब आप 4 घंटे तक गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो आपकी अपनी बाइक हो या चाहे वो आपकी अपनी कार हो, क्या उसका इंजन गर्म होगा, ठीक ठाक गर्म होगा। आपने उसको 4 मिनट के लिए नहीं चलाया, आपने उसको 4 घंटे के लिए चलाया। जब 4 घंटे के लिए उसको चलाया, जब आपने गाड़ी ले जाके अपनी बाइक ले जाके वहां पे रोकी, तो क्या उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही होंगी, ठंडी होंगी, गर्म होंगी, गर्म होंगी। और आप जानते हैं कि वो रेडिएशन गर्म होंगी, सराउंडिंग जो है वो उन रेडिएशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगी। एटमॉस्फेयर जब उनको एब्सॉर्ब करेगा, उसके बावजूद भी एटमॉस्फेयर के खुद के अपने टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटमॉस्फेयर भी आपका एक्ट करता है एज अ हीट रिजर्वायर। सूरज भी, सन, उसको भी एक तरह से हम कहते हैं क्या, हीट रिजर्वायर। वो मुस्तकिल तौर पे अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है और खुद उसके अपने टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं हीट रिजर्वायर। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अगला प्रोसेस है जो मुझे आपको पढ़ाना है, उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है which is used to make the temperature of the system constant। तो अब आप अंडरस्टूड कर लें, जब भी आपको सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाना होगा, तो आप उस सिलेंडर की बेस में लगाएंगे क्या, हीट रिजर्वायर। क्योंकि जब आप सिलेंडर की बेस में हीट रिजर्वायर लगाएंगे, तब जाकर आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बनेगा। अब कुछ बातें, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत का मतलब बहुत बहुत सारी बातें, आपकी सोच इतनी बातें इस टॉपिक के अंदर। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सुनिएगा गौर से, दो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, उसको सुन लेंगे। ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक गैस, और अभी गैस की ये वाली स्टेट है, ठीक है। पहले गैस इतने हिस्से में पाई जा रही थी, अब किसी ने आके जज्बात में आके इस गैस को कंप्रेस कर दिया, अब गैस इतने हिस्से में पाई जा रही है। पहले गैस ऐसी थी और अब गैस ऐसी है। आपने गैस को कंप्रेस किया, एम आई राइट। जब गैस को कंप्रेस किया, मॉलिक्यूल का गैप बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। जब मॉलिक्यूल का गैप कम होगा, तो बताइए क्या उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, जल्दी बोलें। जब उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, तो जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो बोलेंगे हीट बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। तो बोले टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल। तो जब जब आपके पास किसी किस्म का कोई हीट रिजर्वायर नहीं, मैं ऐसी नॉर्मली वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है गैस, मैं बार बार इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा हूँ, तो इसके अलावा तो कोई और चीज हो नहीं सकती। या तो आप गैस को करेंगे एक्सपेंड, या आप गैस को करेंगे कंप्रेस। राइट नाउ मैं गैस को एक्सपेंड नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ। तो जब मैं गैस को कंप्रेस करूंगा, तो बस एक बात ध्यान में रखनी, जब आपके पास गैस कंप्रेस की जाएगी, तो कंप्रेस करने की वजह से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, भूलिएगा नहीं इसको। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अब आप इसकी रिवर्स स्ट्रेटेजी बताइए, मेरे पास मौजूद था इस वक्त ये सिस्टम, और इसमें आपके पास अभी गैस इतने हिस्से में पाई जा रही थी, और अगर मैं इस पे से लगने वाला आप प्रेशर रिलीज करता जाऊं, तो जब मैं इस पे से प्रेशर रिलीज करूंगा, तो आप मुझे बताइए क्या ये एक्सपेंड होगी, और जब ये एक्सपेंड होगी तो मॉलिक्यूल का कोलिजन अब कम हो जाएगा, और जब आपके पास मॉलिक्यूल का कोलिजन कम होगा,
तो उनकी अल्टीमेटली हीट कम होगी, हीट कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है? ये सारी बातें आने वाली जिस प्रोसेस में, उसका नाम है आइसोथर्मल। तो ये बात हमने करी, जब गैस कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। जब गैस एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है और इंटरनल एनर्जी भी कम होती है। अब जिस प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal process, the process in which temperature of the system is kept constant is called isothermal process. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम काम करें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी सब तो चेंज होगा। बाकी में दो चीजें आती हैं खाली, प्रेशर और वॉल्यूम। वो कौन सा प्रोसेस या लॉ है जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता था? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रोसेस। Boyle's law is applicable on this process. इस प्रोसेस के ऊपर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रोसेस। इसके अंदर जो सिलेंडर लिया जाता है वो कोई आम सिलेंडर नहीं लिया जाता, कोई खास सिलेंडर लिया जाता है। बोले इसके अंदर कौन सा सिलेंडर होता है? खास। और वो खास सिलेंडर ऐसा होता है जिसकी सिर्फ बेस कंडक्टिंग हो और उसकी वॉल्स और पिस्टन दोनों नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग कवर्ड मुझे आज तक समझ में नहीं आया, नॉन कंडक्टिंग वॉल। एक ऐसा सिलेंडर जिसकी बेस क्या हो? कंडक्टिंग, और उसकी वॉल्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग। बेस क्या हो? कंडक्टिंग, और वॉल्स और पिस्टन क्या हो? नॉन कंडक्टिंग। वॉल्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग लेने का मकसद है, और वॉल्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग लेने का मकसद ये है ताकि सराउंडिंग से टेम्परेचर का एक्सचेंज मुमकिन ना हो सकता है कि आप इसकी वॉल्स और इसका पिस्टन कंडक्टिंग कर लें तो हो सकता है सराउंडिंग से आपने टेम्परेचर को तो लूज कर दें या सराउंडिंग से टेम्परेचर को गेन कर लें। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर क्या करना है? कांस्टेंट। तो सिर्फ बेस क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग, ताकि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर सके। लेकिन जो सिलेंडर की वॉल्स हैं और जो पिस्टन है दैट शुड बी नॉन कंडक्टिंग। तो सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन अगर आपने इसके अंदर नहीं लिखी तो इसका मतलब है कि आपने टॉपिक का नाश पीट दिया। तो मैंने आपके पास यहां पे लिखा कंसिडर अ सिलेंडर in which a gas is enclosed. Consider a cylinder in which a gas is enclosed. हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है जिसमें गैस पाई जा रही है, which is provided with a movable piston. Consider a cylinder in which gas is enclosed, which is provided with a movable piston. The base of the cylinder is conducting. The base of the cylinder is conducting while आगे बोले its walls and piston are non-conducting. इसकी वॉल और पिस्टन आपके पास होंगे नॉन कंडक्टिंग। आप क्या चाहते हैं? सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे? That means your cylinder should be placed on heat reservoir. Cylinder is placed on heat reservoir. सिलेंडर को आप प्लेस कर देंगे हीट रिजर्वायर के ऊपर
सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन हीट रिजर्वायर, सिलेंडर आपका हीट रिजर्वायर के ऊपर पाया जा रहा है। डायग्राम दें, यहाँ पे आपके पास मौजूद है इस वक्त एक सिलेंडर, इसकी बेस के नीचे आपने लगाना होगा हीट रिजर्वायर। ये हीट रिजर्वायर हॉट बॉडी का है। हॉट बॉडी का सिस्टम को हीट देता है या सिस्टम से हीट लेता है? सिस्टम को हीट देगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा क्यू। ये आपके पास सिस्टम को हीट ट्रांसफर करता है, तो इट ट्रांसमिट्स हीट टू द सिस्टम। और इसके ऊपर हमारे पास मौजूद है, बच्चे कहाँ गए, गर्ल्स कहाँ गई? तो हमारे पास यहाँ पर इस सिस्टम को प्रोवाइड कर रही हीट एनर्जी, और इसके ऊपर मौजूद है मेरे पास एक पिस्टन, और उसके ऊपर डाले वजन। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि अप्लाई होगा बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की। और अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इसका मतलब हमें प्रेशर कम करके देखना पड़ेगा कि इसकी वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ रहा है। ओके, आप मुझे बताइए, यस, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? वो तो मुझे पता है, आप बताइए, जो लास्ट में बैठी हूँ। टेम्परेचर, आप बताइए मुझे, आप बताओ बेटा। टेम्परेचर, टेम्परेचर आई नो, आप बताइए मुझे, जो सेकंड लास्ट बेंच पे बैठी है नकाब में, सेकंड लास्ट बेंच लक्ष्मी के साथ जो है, टेम्परेचर कौन बोल रहे? इस प्रोसेस में टेम्परेचर के साथ जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो कौन है? इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी किस तरीके से कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। आप होपफुली देखते हैं कि आपसे कब मुलाकात होगी, वैसे तो इरादे ही कि आपसे ऑनलाइन में मुलाकात होगी, जिस तरह की आपके पास सूरत हाल है। और नोट्स आपको सारे दिए जा चुके हैं, जितने भी टेस्ट होंगे सारे सब्जेक्टिव होंगे। टेस्ट व्हाट्सएप नहीं करेंगे आप लोग, मेरा फोन हैंग हो चुका है बुरी तरीके से। तो टेस्ट आपने अगर करने होंगे तो आपने ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें फाइल अटैच कीजिएगा, और फिर आपने टेस्ट मेल करना होगा। मेल के थ्रू टेस्ट चेक करना मेल आसान होगा कंपैरेटिवली फोन में झांकने के। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ फोन यूज करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा इस बात। और दूसरी बात ये कि आप टेस्ट आप जब देंगे तो बेसिक बात है वो अल्लाह का और आपका साथ होगा, अल्लाह ताला से तो कोई चीज पोशीदा नहीं है, बेशक। यस, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर फेयर करते हैं तो भी आपका फायदा है, अगर अनफेयर करते हैं तो आपने भी कुछ अच्छा सोचा होगा अपने लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं एस्टिमेट किसी को नहीं करता, तो बस इस बात से हमें रखिएगा। और हाँ, फ्राइडे को आना है या कल आना है या परसों आना है, इसकी इंफॉर्मेशन का छुट्टी है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट हो जाएगी बिफोर द राइट टाइम। I don't think so you people will be having a chance to meet me like this or to any tutor like this just for 50 days, I guess. 50, 50. अगर फॉर एग्जाम्पल
तो इसीलिए अगर किसी और नोट्स वगैरह मैक्सिमम आपको मिल चुके हैं तो आप आराम से जो टॉपिक मतलब समझते जाए टीचर से वो आप उसकी बैठ के करते जाके रट्टा तो बुरा लफ्ज है उसकी लर्निंग करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो हो जाए। और एक और चीज आप लोगों ने शायद पेज लाइक नहीं किए लेकिन जो बोर्ड के लोग हैं उनके पेजेस मैंने बहुत लाइक किए थे तो उन्होंने इस साल क्लियरली मेंशन किया कुछ भी हो जाए पेपर तो उन्होंने लेना। जिस तरीके से एमकेट का पेपर आपको पता है वो है और वो फाइनल हो गया और उसके सेंटर्स बनाए खातून पाकिस्तान, इसके अलावा एक जगह पे और डीजे और उसके अलावा आपके पास जो है उसके अलावा काफी जगहों पे सेंटर्स बनाए तो उन बच्चों की अब फाइनली प्रेस्टेशन खत्म होने वाली है क्योंकि वो 1.5 साल से एमकेट की तैयारी कर रहे हैं और अब तो उन्होंने सारी बुकें रटी में कीड़े बन चुके किताब में तो अब उनका टेस्ट जो सिस्टम खत्म हो चुका है और आपके बारे में ये है कि आपके टेस्ट भी इसी तरीके से कंडक्ट होंगे उसमें भी मतलब पेपर स्कैम्स बनेंगे और यहाँ भी सिचुएशन ऐसी कि अगर एक दिन में किसी सब्जेक्ट का पेपर है तो पूरे कराची के बच्चे उसी दिन पेपर देंगे अलग अलग शिफ्ट में डिफरेंट पेपर के साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह और 8 बजे तक पेपर चलेंगे रात में। यस इस तरह पेपर का क्राइटेरिया भी हो सकता है। मेल करना नहीं आता मेल में फाइल अटैच करनी पड़ती है किसी चीज का बहुत आसान होता है कितने लोग आती मेल करनी बस फाइल अटैच करनी